हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और इन ब्रीफ चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन से पॉइंट से जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो ये जो भी एनालिसिस है आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके मुताबिक है, और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है प्री के मेंस के लगभग 15-20 साल के, उसमें कौन सा ट्रेंड रहा है, किस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड बदला है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस सभी चीजों को एनालिसिस करने के बाद ही ये एनालिसिस हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि जो चीजें हो ऑथेंटिक हो, जो भी हम आपको डिस्कशन में बताए वो ऑथेंटिक रहे और क्रेडिबल रहे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो फाउंडेशनल लर्निंग है डिफरेंट सब्जेक्ट का, जो बेसिक सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, एथिक्स, ये क्लियर है। तभी आप क्या है चीजों को अच्छी तरीके से हॉलिस्टिकली कनेक्ट कर पाएंगे, कंप्रिहेंसिव वे में समझ पाएंगे। और अगर क्लियर नहीं भी है तो भी आप कंटिन्यू रखिए, 4-6 महीने हमारा पीडीएफ पढ़िए तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। और कोई चाहता है कि आपको मेंटर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप चीजों को स्क्रैच से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दिलाएंगे सिलेबस का। इसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा क्लासेस कराई जाएंगी, रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस, और इसी के साथ वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने डाउट है, आपके जो वीकनेसेस है, उनके ऊपर वर्क किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिससे जुड़ के आप आपका प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छा माहौल मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो ये स्पेशली ऑफलाइन के स्टूडेंट के लिए है। फर्दर चीजों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल और ये कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आर्टिकल स्पेशली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, और जीएस पेपर 4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो चाहे आपका सोशल मीडिया हो या फिर आपके डिफरेंट वेबसाइट्स हो, जिनको इस्तेमाल किया जाता है बाय यूजिंग मोबाइल फोन, बाय यूजिंग इंटरनेट। तो अभी आज के समय पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल का सहूलियत जो है ज्यादा बढ़ गया है। जो आपके बिलो 18 के चिल्ड्रन है उनके हाथ में भी फोन देखा जाता है, या तो उनका खुद का होता है जो पेरेंट उनको देते हैं, या फिर पेरेंट का फोन इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो फोन इस्तेमाल करते हैं तो उनको जिन कंटेंट को नहीं देखना चाहिए या फिर एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए, वैसे कंटेंट का एक्सपोजर अनविलिंगली ओके मिल जाता है, जिससे क्या होता है वो कंटेंट उनके मेंटल, फिजिकल और इमोशनल जो हेल्थ है, उनका जो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल जो डेवलपमेंट होना है, उसमें आपके इम्पीडिमेंट की तरह काम करता है, बाधा की तरह काम करता है और बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो ये जो भी आपके कंटेंट है, स्पेशली एडल्ट कंटेंट या फिर जो आपके प्रोनोग्राफिक कंटेंट है, इसकी वजह से क्या होता है आपके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है चिल्ड्रन के मेंटल, फिजिकल और इमोशनल या फिर कॉग्निटिव लेवल पे। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल लूप होल्स। तो अभी हम ऐसे में पास्ट में ऐसे आया था जिसमें पूछा गया था कि टेक्नोलॉजी का क्या आपका पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स है। तो ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक नेगेटिव आप कह सकते हैं। ओके, जो चाइल्ड के डेवलपमेंट में क्या कर रहा है, आपका बाधा बन रहा है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो आप देख सकते हैं। तो जो ओवरऑल सोसाइटी को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। तो इसीलिए अभी ग्लोबल लेवल पे अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें तो यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेजर्स ली गई है। जैसे यूएसए में सुप्रीम कोर्ट ने बैन को अफेल किया है ऑन चिल्ड्रन एक्सेसिंग ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट। यूके में भी ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट को आपका इंप्लीमेंट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में देखा कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बिलो 16 के बच्चे अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं, 16 प्लस होना पड़ेगा। ये आपका दिसंबर 2025 से इंप्लीमेंट होने वाला है। तो अभी नीड ऑफ द आवर क्या है कि इंडिया में भी हमें इस तरीके का आपका स्ट्रिक्ट लॉ की जरूरत है, जिससे क्या किया जा सके, बच्चों को डिजिटल
जो आपके प्लेटफॉर्म है उससे उनको सेफ रखा जा सके, उनका जो डिग्निटी है, उनका जो राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो हर बच्चे का क्या होता है, राइट होता है कि वो क्या कर सके, आपका एक डिग्निफाइड माहौल में विथ डिग्निटी ग्रो कर सके, अपना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को डेवलप कर सके। तो इसके लिए अभी जरूरत क्या है, इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉ की जरूरत है, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करे, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी डाले कि जो आपके प्लेटफॉर्म है वो एज के हिसाब से ही कंटेंट को आपके रेगुलेट करे। जो आपके एडल्ट कंटेंट है उसको स्ट्रिक्टली रेगुलेट करे कि चाइल्ड किसी भी तरीके से उसको एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए जो भी आपके मेजर्स लिए जा सकते हैं, लाइक एआई बेस्ड मेजर्स, क्योंकि अभी क्या होता है, मोबाइल में अगला कौन बैठा कौन सा कंटेंट सर्च कर रहा है उसका एज पता लगाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। कोई आपका बिलो 18 का जो बच्चा है, ओके, वो भी आपका क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है मोबाइल को। ओके, तो उसके लिए क्या है, मोबाइल में जो प्लेटफॉर्म है उनको एआई बेस्ड आपका सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिससे क्या है, आपका जो एज है उसको फेस के जरिए या फिर उनके सर्च के हिसाब से आपकी क्या की जा सके, एल्गोरिदम के जरिए कंटेंट को रेगुलेट की जा सके। सपोज कोई अभी पढ़ाई का कंटेंट देख रहा है यूट्यूब में, तो उसके बीच में कभी क्या होता है, आप ना चाहते हुए भी एडल्ट कंटेंट आ जाता है। तो उस हिसाब से एल्गोरिदम को सेट करना है कि जो कंटेंट बच्चा देख रहा है पढ़ाई का, उसको उसी तरीके के कंटेंट दिखाए जाए, और ये भी पता लगा लिया जा सके उससे कि वो आपका बच्चा है, अंडर 18 है, जो क्या कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से लर्निंग कर रहा है। तो उसको इस तरीके के कंटेंट से दूर रखना जरूरी है। तो ये जो जिम्मेदारी है ये डालना पड़ेगा आपके जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, जो प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर। ओके, और इसी के साथ जो हमारा एक ऑर्गेनाइज आपका एजेंसी है या फिर कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो इनको आपका लीड रोल प्ले करना जरूरी है। आपका सिविल सोसाइटी को अवेयर करना जरूरी है, पेरेंट को अवेयर करना जरूरी है, गवर्नमेंट को भी इसके रिगार्डिंग सजेशंस देना जरूरी है, ताकि स्ट्रिक्ट लॉ लाई जा सके। ओके, तो इसी के साथ ये आर्टिकल से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके मेंस में, एक तो डिजिटल जो आपका प्लेटफॉर्म है उसका चिल्ड्रन के मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डिफरेंट तरीके से, वो आपका क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म बैन और बून आता है तो उसमें किस तरीके से बैन है, नेगेटिव है, वो आप दर्शा सकते हैं, इस पॉइंट को लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, डेडिकेटेड लॉ चाहिए, एआई बायोमेट्रिक्स को गेट कीपिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एनसीपीसीआर को नोडल एजेंसी की तरह वर्क करना होगा, पेरेंट्स को एम्पावर करना होगा थ्रू डिजिटल पेरेंट कैंपेनिंग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने होंगे विथ डिफरेंट नेशन एंड डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ। ओके, यूएन का जो आपका चाइल्ड राइट्स का विंग है उसके साथ। ओके, फिर एथिकल टेक डेवलपमेंट करना होगा, जो टेक डेवलपमेंट जायंट्स है उनको एथिकली टेक्नोलॉजी को लोगों के बीच में आपका पेनिट्रेट करना होगा, सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड जो आपकी उनकी टेंडेंसी रहती है उसको घटाना होगा। कल्चरल कैंपेन लाना जरूरी है ताकि एक पब्लिक अवेयरनेस हो। स्कूल में भी हम बिहेवियरल रिलेटेड, ऑनलाइन कंटेंट रिलेटेड चीजें हम बता सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना है, और मोबाइल को किस तरीके से लिमिटेड इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट अगेन बात करता है अबाउट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो अभी ध्यान रखिएगा कि एक टर्म आया है अभी के समय पे, सर्विलियंस कैपिटलिज्म, कि किस तरीके से जो डिजिटल जायंट्स है वो क्या करते हैं, हमारे जो एक्टिविटीज है उनको सर्विलियंस करते हैं, और डिफरेंट जो ऐप है वो ऐप क्या करते हैं, हमसे इम्प्लिसिट कॉन्सेंट ले लेते हैं। जब ऐप आपने इंस्टॉल किया उसके बाद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, इतने बड़े कंडीशंस टर्म्स बनाए जाते हैं कि आपको वो आप उसको पढ़ेंगे भी नहीं, और पढ़ेंगे भी तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, और उससे क्या होगा, आपका इम्प्लाइड कंसेंट आपसे ले लिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि आपने ये समझ लिया है, आपने कंसेंट दे दिया है। तो उससे क्या है, आपकी जो प्राइवेसी है वो हार्म होती है। आपने जो सर्च किया है, आपका जो कंटेंट है, ओके, मोबाइल में डेटा है, वो क्या होता है, जो आपकी डिजिटल मीडिया इंटरमीडियरीज है या फिर जो डिफरेंट एप्स है वो क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है, आपको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाती है, आपका जो डेटा है उसको थर्ड पार्टी को बिना आपके कंसेंट के बेचती है, जिससे क्या होता है, आपका जो राइट है, राइट टू प्राइवेसी, या फिर डिजिटल डेटा का जो राइट है अंडर आर्टिकल 21,
एंड अंडर पुट्टास्वामी जजमेंट ऑफ 2017 ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इसका वायलेशन होता है। तो जो कंसेंट लेना है उसको आपके एक्सप्लिसिट तरीके से लिया जाना चाहिए, क्लियर कट आपको बता के उसके बाद आपका मर्जी से वो मर्जी उस पर होना चाहिए, मतलब एक्सप्लिसिट क्लियर कंसेंट होना चाहिए। तो अभी जो कंसेंट है वो क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि किस चीज का कंसेंट ले लिया गया है। और आपको भी क्या है, आप जब ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगता है कि ये सहूलियत वाली चीज है तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूं, इससे कोई हार्म नहीं होता है। लेकिन हम जितना सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा क्या होता है, हमारा डेटा, हमारा प्रिवेसी इन जो जायंट्स है इनके पास होती है। हम खुद भी अपने आप को इतना एनालिसिस नहीं करते हैं जितना ये कंपनीज करती है। तो इससे हमारा क्या है, डिजिटल जो राइट है, डेटा का राइट जो है, राइट टू प्रिवेसी जो है, ये हार्म होती है। क्योंकि प्रोडक्ट जब फ्री होता है ना तब आप खुद ही एक प्रोडक्ट बन जाते हैं, ऐसी एक कहावत है, When the product is free, you are the product। तो वो चीज एप्लीकेबल होती है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो वही चीज अभी क्या करनी है, आपका कॉम्प्रिहेंसिव हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जो कंसेंट लेंगे वो आपका एक्सप्लिसिट कंसेंट होना जरूरी है। फिर आपका सिविक डिजिटल जो लिटरेसी है उसको प्रमोट करना जरूरी है। फिर डी साइनिंग फॉर कंसेंट करना जरूरी है कि आपने अगर गलती से कंसेंट दे भी दिया है तो बाद में उसको आप डी साइन कर सके। तो इस तरीके के जो आपके पहलू है उसको हमें देखना होगा और इस तरीके से वे फॉरवर्ड हमें एग्जाम में लिखना होगा। तो ये डेटा प्रिवेसी को लेके आपका क्वेश्चन बन सकता है। या फिर सर्विलियंस कैपिटलिज्म क्या है, किस तरीके से सर्विलियंस कैपिटलिज्म जो है डेटा ब्रीच कर रही है, प्राइवेसी वॉयलेट कर रही है। ओके, तो वो हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका डिजिटल राइट बेस्ड, प्राइवेसी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि हमारे देश को अगर विकसित भारत बनना है बाय 2047, तो अभी जो समय हमारे पास बाकी है उस समय में हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो उसमें हमें जरूरी, हमने देखा था पहले बहुत डिफरेंट आर्टिकल देखे हैं कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना है, मैन्युफैक्चरिंग में डेवलपमेंट करना है, सर्विसेज सेक्टर में डेवलपमेंट करना है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन करना है। लेकिन इन सभी मॉडर्नाइजेशन के पीछे, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करना है, तो इन सभी चीजों के पीछे हमें क्या जरूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है। तो R&D के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इनोवेटिव तरीके से चीजों को डेवलप कर सकते हैं और बेटर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव प्राइस में, कॉम्पिटिटिव क्वालिटी में हम प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, ताकि हम नए चीजों को इनोवेट कर सके। तो इसके लिए अभी जरूरी क्या है, अब अगर हमारे देश का डेटा देखें तो जीडीपी का हम लगभग 0.64% स्पेंड करते हैं R&D में, जो आपके बाकी देश की तुलना में बहुत कम है। जैसे चाइना जैसे देश 2.4%, यूएस 3.4%, ब्राजील इवन 1.2%। तो हम ब्राजील से भी ऊपर है अगर रैंकिंग वाइज देखें। जीडीपी हमारी 4th रैंक पे है, हमारी इकोनॉमी 4th, नॉट जीडीपी, हमारी इकोनॉमी 4th रैंक पे है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम, 6.5 से भी ऊपर है। तो हमारा अगर आप R&D का एक्सपेंडिचर देखें तो वो काफी कम है। अगर गवर्नमेंट आप देखें कि गवर्नमेंट ने क्या आपके डिफरेंट मेजर्स लिए हैं, तो ANRF लिया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसमें 50,000 करोड़ का आपका आउटले रखा गया है। फिर एडवांस रिसर्च ग्रांट दी जा रही है, ईज ऑफ डूइंग रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा है। R&D स्कीम ली गई है अभी हाल ही में जुलाई 1, 2025 को, जिसमें 1 लाख करोड़ का आपका स्पेंडिंग होना है। फिर आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस टू बूस्ट R&D इन स्टार्टअप्स, डिफेंस स्टार्टअप्स। तो इन सभी चीजों में अभी जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जीडीपी का बहुत कम प्रतिशत इसमें खर्च हो रहा है। तो इसको लगभग 2% तक लेके जाना है टू बिकम विकसित भारत बाय 2047। तो ध्यान रखिएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा मेंस में, जीएस पेपर 3 में, इकोनॉमी में एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में क्या है, डबल करना है नेशनल R&D एक्सपेंडिचर को, इंस्टीट्यूशनल एक इकोसिस्टम बनानी है, ताकि अभी हमारे देश में जुगाड़ू मेंटालिटी है तो उसको रिफॉर्म करना है इनोवेशन के लिए। फिर इनोवेशन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लेनी जरूरी है कि बेटर इनोवेशन हो तो बेटर प्रोक्योरमेंट होगा।
जैसे अभी डिफेंस में आपकी बेटर इनोवेशन के जरिए बेटर प्रोडक्ट्स आई है तो गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर कर रहा है, तो उसी तरीके से हेल्थ के सेगमेंट में, आई हेल्थ, एग्री टेक में, अर्बन सिटी, अर्बन टेक में हम क्या कर सकते हैं और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एग्री के जो प्रॉब्लम है, अर्बन एरिया के जो प्रॉब्लम है, हेल्थ में जो इश्यूज है उनको टेकल कर सकते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर जो है कम इन्वेस्ट करता है इन R&D, लगभग जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 40% प्राइवेट से आता है, 60 से भी ज्यादा परसेंटेज क्या करती है गवर्नमेंट स्पेंड करती है, जबकि डेवलप नेशंस में, चाइना जैसे देशों में ये जो नंबर है 60% से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा है। फिर आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च को आपका एम्बेड करना जरूरी है, ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, तभी हम विकसित भारत बन सकते हैं बाय 2047 और इस गोल को रियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट जीएसटी रिफॉर्म। तो अभी जीएसटी में क्या रिफॉर्म लाना है, रेट को रैशनलाइज करना है। अभी जो रेट है वो थोड़ा इरेशनल है। एक तो 5 स्लैब है हमारा, 0, 5, 12, 18, 28, तो इसको कम करना है, 1 या 2 स्लैब में लाना है। तो अभी पहले क्या किया जाएगा, आपका 5, 18, 28 रहेगा, इस 12 को एडजस्ट कर दिया जाएगा विथ 5 एंड 18। तो कुछ प्रोडक्ट 18% जीएसटी में आ जाएंगे, कुछ 5 में आ जाएंगे। तो इससे क्या है, आपका एक रेट घटेगा। और इन फ्यूचर क्या किया जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है कि 2 रेट ही रहेंगे। एक 0 तो रहेगा फॉर ऑल द एसेंशियल कमोडिटीज जो सभी लोग, आपका गरीब अमीर सभी यूज करते हैं। बाकी दूसरा प्रोडक्ट होगा आपका जो मेरिट गुड्स है या फिर आपके जो डे टू डे नेसेसिटी के कमोडिटीज है, 0 के बाद जो कमोडिटीज आते हैं, 0 जीएसटी के बाद जो आएंगे, उनको आपका 5 में रखा जा सकता है। और एक 18 या 28 में लग्जरी गुड्स को रखा जा सकता है, ताकि क्या हो, बेटर जीएसटी कंप्लायंस की जा सके और बेटर आपका जीएसटी अप्रोप्रिएशन किया जा सके बाय द गवर्नमेंट। तो उसी के ऊपर ये चर्चा है। तो इसमें अभी प्रॉब्लम क्या है, एक तो रेवेन्यू कंसर्न है आपका कि 70,000 से 80,000 करोड़ आपका लॉस देखा जा सकता है। सेकेंडली आपका ये पॉलिटिकली सेंसिटिव एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका अभी जीएसटी जब से आया तो आपका जीएसटी काउंसिल आ गया जो डिसाइड करेगा। काउंसिल जो फॉर्म होता है अंडर 279A आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जरूरी है कि स्टेट का जो कंसेंट है, जो कंसर्न है, उसको भी इसमें मीट किया जाए, उनका भी जो से है उसको भी सुना जाए। तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो जीएसटी में क्या आपके लूप होल्स है, या फिर जीएसटी में अभी एक लूप होल क्या है कि आपका जो आईटीसी, फेक आईटीसी क्लेम किया जाता है, वो एक लूप होल है। दूसरा एक डिसएडवांटेज क्या है, आपका स्लैब्स बहुत ज्यादा है। तीसरा कंप्लायंस में इसीलिए प्रॉब्लम देखी जाती है, कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए इन सभी चीजों को आपका ठीक करना जरूरी रहेगा। तो जरूरी है वे फॉरवर्ड में लिखना कि कंसेंसस लेना जरूरी है बिफोर एक्शन। किसका कंसेंसस? स्टेट गवर्नमेंट का। और फेज्ड वाइज रैशनलाइज करना जरूरी है, पहले एक स्लैब को हटाया फिर दूसरा। ओके, ऐसे करके हम टैक्स को 1 या 2 स्लैब में रख सकते हैं। सेफगार्ड भी करना है रेवेन्यू इंटरेस्ट को, क्योंकि अगर टैक्स को ज्यादा रैशनलाइज किया गया, कम अर्निंग हुई, तो उससे गवर्नमेंट को कम अर्निंग होगी, तो कम सोशल वेलफेयर स्कीम्स ली जा सकेंगी। तो इसीलिए क्या करना है, जरूरी है। और इक्विटी बेस्ड आपके रिफॉर्म लाने हैं। तो जीएसटी है, स्पेशली हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस, इसमें आपके 0 या फिर मिनिमम 5 ही रखना चाहिए, ताकि ये जो चीजें हैं सभी एक्सेस करते हैं इनको, हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस को। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूजलेस इंफॉर्मेशन हैज ह्यूज पॉलिटिकल यूटिलिटी। तो इसमें आपके हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट था गिनी कोएफिशिएंट का, जिसमें यह दर्शाया गया कि हमारे देश में इनइक्वालिटी कम हुई है, लेकिन उस रिपोर्ट में दर्शाया गया कि कंजम्पशन में हमारे देश में इनइक्वालिटी कम हुई है, कि अभी आपके रूरल मास, अर्बन मास सभी क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन उनका बढ़ रहा है, बेटर खाना खाने को मिल रहा है, लाइक अंडर पोषण अभियान, मिड डे मील, या फिर आपके पीएम मातृ वंदन योजना के तहत जो न्यूट्रिशनल आपकी इंसेंटिव, या फिर आप सॉरी नॉट इंसेंटिव, कंसेशन जो दी जाती है। ओके, तो वो उसके वजह से क्या है, कंजम्पशन पैटर्न में सुधार आया है, नो डाउट। लेकिन देश में इनइक्वालिटी कम नहीं हुई है। इनकम में जो इनइक्वालिटी देखे वो दिन ब दिन ब्रॉडन होती जा रही है। लेकिन पीआईबी ने इसको क्या किया, जब ये पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसमें ये डिटेल आया कि देश में इनइक्वालिटी घट रही है, लेकिन इसको क्लियरली ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं कहा गया कि कंजम्पशन में इनइक्वालिटी घट रही है।
तो कंजम्पशन की जो इनइक्वालिटी है उससे देश की जो ओवरऑल इनइक्वालिटी है वो कम नहीं होती है। ओवरऑल इनइक्वालिटी कम होने के पीछे सबसे जरूरी है कि इनकम का इक्वालिटी को लाना या फिर बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज दिलाना सभी को, ताकि बेटर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सके। तो इसीलिए इसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि गवर्नमेंट जो भी डेटा प्रेजेंट करती है पब्लिक के लिए पब्लिश करती है, दैट डेटा शुड बी ट्रांसपेरेंट, दैट डेटा शुड बी एक्यूरेट, इट शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड। तो उसी को इसमें क्रिटिसाइज किया गया है। तो डेटा का क्या होता है, बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। डेटा से डिसीजन मेकिंग किया जाता है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर की जाती है। ओके, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, डेटा से हम बेटर पॉलिसीज बना सकते हैं। तो इसीलिए डेटा का मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही नहीं है, या फिर मैनिपुलेटिव रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन पब्लिकेशन सही नहीं है, वही चीज इसमें कही गई है। तो इसलिए कहा गया है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है बाय डिफरेंट एजेंसी इंक्लूडिंग पीआईबी, नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बेटर डेटा लेना जरूरी है और बेटर मैट्रिक्स को रखना जरूरी है। सिर्फ कंजम्पशन मैट्रिक्स देखने से नहीं होगा। देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सही इंडेक्स है जिससे हम एक इंसान खाना अच्छा खा पा रहा है कि नहीं, घर है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, गैस आपके है या नहीं, ये सभी पता लगाया जा सकता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को रखना जरूरी है। और हमें स्ट्रेंथन करना है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना है कि जो भी डिस्क्रिपेंसीज है क्यों है, या फिर कैसे बेटर पॉलिसीज ली जा रही है टू इराडिकेट इनकम इनइक्वालिटी। फिर टारगेटेड फिस्कल रीडिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ताकि इनकम को बेटर किया जा सके। एमजी एनरेगा जैसे जो स्कीम्स है इनको और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी डेटा के ऊपर इस बार क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि सेंसस होने वाला है। दूसरा आपका कास्ट सेंसस भी होने वाला है सेंसस में ही। तीसरा आपका जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एजेंसीज है डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उनका डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर जो डिजिटल डेटा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। डिजिटल डेटा का इंपॉर्टेंस के बारे में पास्ट में एक यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो डेटा जब होता है, बेटर स्टेटिस्टिक्स जब होती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, बेटर पॉलिसीज, बेटर मॉनिटरिंग, बेटर इवैल्यूएशन, बेटर रीडिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट सेंसस की। जो आपके जरावा पॉपुलेशन है उनके बारे में मेंशन किया गया है। तो जरावा क्या है, अंडमान निकोबार में एक छोटा सा ट्राइब है जिसकी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 350 के लगभग है, जो अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 500 हो सकता है। तो इनको सेंसस करने में क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि 500 ही पॉपुलेशन है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो सेंसस है उसका आपका ट्राइबल पॉपुलेशन को सेंसस कैसे इम्पैक्ट कर सकती है पॉजिटिवली। तो जब बेटर स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किया जाएगा और ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर भी पीपीटीजीएस का डेटा अगर बेटर कलेक्शन होगा, तो उससे क्या है, टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशंस ली जा सकती है। लाइक आपके वेलफेयर मेजर्स लेना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन ट्राइबल एरियाज। देन आपके जो अफर्मेटिव एक्शन है या फिर रिजर्वेशन पॉलिसीज है उनको बेटर इंप्लीमेंट करके सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, इक्विटी, जस्टिस को इंश्योर किया जा सकता है। तो उस लिहाज से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल ये काफी ग्रीन सिचुएशन को दर्शा रहा है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से रूरल इंडिया में लिविंग में दिक्कतें आ रही है और रूरल इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो इसमें आपका एक प्रॉब्लम मेंस में पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट रेफ्यूजी या फिर क्लाइमेट माइग्रेंट क्या है। तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से अभी क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, सॉइल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, रेन फॉल पैटर्न के ऊपर, ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर। तो इसकी वजह से अभी जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आपका कंडीशन लिविंग के लिए सही नहीं रहा है इन डिफरेंट रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, लाइक इन एमपी एंड यूपी। तो इसमें दर्शाया गया है कि रीजन्स लाइक बुंदेलखंड इन यूपी एंड एमपी, तो वहां पे राइजिंग टेम्परेचर, इरेटिक रेनफॉल, पुशिंग रूरल पॉपुलेशन स्पेशली मैन इनटू इनवॉलंटरी माइग्रेशन। तो बुंदेलखंड, विदर्भा, मराठवाड़ा, ये रीजन आप देख सकते हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं सिटी एरिया में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। तो इससे क्या है, आप एक रूरल डिस्ट्रेस देख सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को रूरल डिस्ट्रेस से, रूरल माइग्रेशन से जोड़ के देखा जा सकता है, फंडामेंटल राइट से जोड़ के देखा जा सकता है आर्टिकल 21 से, कि कैसे आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और गवर्नमेंट को इसमें कैसी पॉलिसीज लेनी जरूरी है। तो इसमें आपका
पॉलिसी, इनोवेटिव पॉलिसीज लेनी जरूरी है ताकि माइग्रेशन को जो है कर्व किया जा सके, और अगर माइग्रेशन हो भी तो बेटर लाइवलीहुड दी जा सके इन सिटी एरियाज। एमजी एनरेगा को गांव में प्रमोट करना जरूरी है, इसके जरिए वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ड्रॉट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। लाइवलीहुड को डाइवर्सिफिकेशन भी किया जा सकता है रूरल एरिया में, खेती बाड़ी के अलावा भी एग्रो फॉरेस्ट्री, आपका मिक्स्ड फार्मिंग जैसे टेक्निक्स को ली जा सकती है। ओके, एनिमल हस्बेंड्री जैसे टेक्निक्स को ली जा सकती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए आपके जो एमएसएमई है उनको डेवलप किया जा सकता है। वुमेन सेंट्रिक मेजर्स लेना जरूरी है क्योंकि वुमेन जो क्लाइमेट चेंज का बर्न है वो ज्यादा फेस करती है, तो इसलिए ऐसा डिसीजंस लेना जरूरी है जिससे फीमेल को क्या किया जा सके, आपकी सपोर्ट दी जा सके। माइग्रेंट्स के जो राइट्स है इंटरस्टेट, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। फिर आपके क्लाइमेट चेंज का जो ऑब्जर्वेशन है उसको करना जरूरी है, और उसी के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल जो रिसर्च है उनको बेटर आपकी सीड्स डेवलप करनी जरूरी है जो ड्रॉट टॉलरेंट हो, जो सॉल्ट टॉलरेंट हो, जो आपके जिस एरिया में डिस्ट्रेस है वहां भी खेती बाड़ी की जा सके। तो ये सभी आप देख सकते हैं। फिर क्रॉस बॉर्डर विजन देखें तो डिफरेंट जो आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है इनके साथ मिलके जो रीजनल प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का, उसको मिटिगेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अभी हमारे देश में सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यूथ के अंदर भी जो एजुकेटेड यूथ है उनके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा डिस्ट्रेसिंग है कि पढ़ने लिखने के बाद भी आपका क्या नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हासिल नहीं की जा सक रही है बाय द यूथ। तो ये क्या कर सकती है, एक नया सोशल टेंशन का जन्म दे सकती है। यूथ फ्रस्ट्रेशंस क्या कर सकता है, पॉलिटिकल आपके टेंशन्स भी क्रिएट कर सकता है। इवन गवर्नमेंट जो है वो भी आपकी टूट सकती है बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन अमंग द यूथ। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में जो लाखों ग्रेजुएट निकलते हैं साल में, हर साल, तो उनमें 50% जो आपके यूथ है इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के हिसाब से वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स। बाकी रेस्ट जो 50% है उनको देश के अंदर जो रिक्वायर्ड अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट का वो नहीं मिल पाता है, अंडर एम्प्लॉयड होके रहते हैं या फिर अंडर पेड होके रहते हैं बिकॉज अपॉर्चुनिटी कम है। दूसरा, माइग्रेशन प्रमोट हो रहा है, इससे बाहर देशों में जाना पड़ रहा है टू गेट अ जॉब फैमिली से दूर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट इसमें कर क्या सकती है, नंबर 1 स्किल ट्रेनिंग दे सकती है, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करा सकती है, नंबर 3 एमएसएमई के सेक्टर में आपके जो यूथ है उनको आपका लोन दे के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करा सकती है। स्टार्टअप जैसे स्कीम के तहत यूथ को क्या कर सकती है, उनका एनर्जी को इंडस्ट्रियलाइजेशन में चैनलाइज कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल, ये पास्ट में मैंने बहुत बार डिस्कस किया, सेकुलरिज्म इम्प्लिसिट फ्रॉम डे वन एक्सप्लिसिट इन 1976। तो हाल ही में क्या है, डिफरेंट जो आपकी सोशियो कल्चरल ग्रुप है वो ये मांग कर रही है कि जो सेकुलरिज्म टर्म ऐड किया गया 1976 में अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको हटा दिया जाना चाहिए सेकुलरिज्म टर्म को। लेकिन जो ये मांग कर रहे हैं उनको शायद ये आइडिया नहीं है, यही इसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि सेकुलरिज्म जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिट है डे 1 से ही, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। कहां पे, फंडामेंटल राइट्स पे। आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, आर्टिकल 16 इक्वल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड है। और आर्टिकल 25 से जो 28 है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, उसमें भी सेक्युलरिज्म हमें दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए क्या है, आपका जो सेक्युलरिज्म टर्म का इस्तेमाल किया गया या फिर ऐड किया गया प्रेम्बल में, तो ये ऐड होते ही हम सेक्युलर नहीं हुए या फिर ये हट जाने से हम सेक्युलरिज्म चला नहीं जाएगा। सेक्युलरिज्म एम्बेडेड है इन दिस आर्टिकल्स। इसके अलावा भी अगर पास्ट का रेफरेंस देखें तो एंशिएंट समय पे आप अगर किंग अशोका के बारे में देखें तो उनका भी जो सेक्युलर एटीट्यूड रहा है, अशोकन एडिक्ट 3rd सेंचुरी BC, अफेल टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस। कराची रेजोल्यूशन का अगर देखें
फिर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखे जिसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर जो जजमेंट देखे 1973 का, वो भी सेक्युलरिज्म के बारे में कहता है। 1976 से पहले ये डेवलपमेंट्स है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनहेरेंटली सेक्युलर है। पूरी सोसाइटी हमारी सेक्युलर है। अगर आप एंशिएंट समय से देखें, एक साथ इतने सारे रिलीजन का डेवलपमेंट होना इन एंशिएंट टाइम, लाइक हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, तो इन सभी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।